देखिए जहां हम बात करें टिम साइफर्ट और फिनेलिन की, आमिर, हमने देखा है कि लास्ट मैच इंग्लैंड में टिम साइफर्ट 35, फिनेलिन 29, लेकिन उसके अलावा इनकी जो अच्छी परफॉर्मेंस रही है वो एसोसिएट टीम से खिलाफ रही है और आज सामने टीम साउथ अफ्रीका है। तो किस प्लानिंग के साथ इनको पावर प्ले में परफॉर्म करना चाहिए? देखिए अगर आप इन दोनों ओपनर्स की बात करें, इनसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये अपनी गेम चेंज कर सकते हैं। दोनों आते हैं, दोनों जो है वो आके बॉलर्स को डोमिनेट करना चाहते हैं। दे वांट टू प्ले विद फ्रीडम। वो जो उनको एक इनकरेजमेंट मिली हुई है कि जाके आपने अपनी गेम खेलनी है, वो वही करेंगे। अगर आप इनको ये कहेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट मैच आ रहा है टू चेंज द गेम, वो जो है वो आपको उल्टा भी पड़ सकता है। सो इफ आई एम न्यूजीलैंड्स कैप्टन, आई इनकरेज देम टू गो एंड प्ले देयर ओन गेम, क्योंकि अगर ये रोकने और दूसरे चक्रों में आए तो ये इन एनी केस आउट हो जाएंगे। सो अगर ये आउट होने से पहले डैमेज कर देते हैं, लाइक आई सेड बिफोर, कि अगर ये 8-9 ओवर खेल जाते हैं अपनी एबिलिटी के ऊपर, आप ये नहीं कह सकते कि 8 ओवर खेल के 120 या 30 कर देंगे। अगर ये 70-80 भी कर देते हैं, 70-80 भी कर देते हैं, तो इसका मतलब है 2-2 ओवर तो जो मेन बॉलर्स हैं उनके हो चुके होंगे। सो उसके बाद जो है इस पिच के ऊपर महाराज को हमने देखा एट टाइम्स ही गोज फॉर प्लेंटी ऑफ रन्स। जहाँ पे गेंद नहीं हो रहा होता ब्रेक, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा नहीं काफ़ी डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। उसमें उनकी एग्जीक्यूशन लैक कर रही है, तो उसमें एक्सक्यूज मी वो काफ़ी ज़्यादा रन्स दे देते हैं। सो अब ये देखना है कि ये जो न्यूजीलैंड के बैटर्स हैं, 5 जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, उनमें से ये किसको पिक करते हैं कि हमने इनके खिलाफ अटैक करना और इस बॉलर के खिलाफ हमने थोड़ी मैयड अप्रोच के साथ खेलना है। मैं ये समझता हूँ कि इनके लिए जो माफक बॉलर हो सकता है वो तो एक रबाड है दोनों ओपनर्स के लिए, और दूसरा येंसन, क्योंकि येंसन का जो एंगल है वो गेंद बाहर लेके जाता है, गेंद ज़्यादा अंदर नहीं लेके आता, और उसमें एज ए बैट्समैन आप उसको प्री मेडिटेट कर सकते हो। और अगर वो बैक ऑफ द लेंथ करता है, ये पिच इतनी ट्रू है जो हमने संजू सैमसन को देखा कि उन्होंने स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत ज़्यादा रन किए, उन्होंने बल्ला लगाया और चौके हासिल किए। सो इनको ये जो है डिसाइड करना है कौन सा बॉलर हमने मेक श्योर करना है कि इसको विकेट ना दे, क्योंकि एनगीडी रन्स देता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उनके जो स्लोअर वन है मेरा ख्याल वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए। सो उसको थोड़ा सा अगर आप देख के खेल लोगे तो कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल जी, सेमीफाइनल है, बेशक पाकिस्तान जो है वो इस दौर से निकल चुका है, लेकिन वी आर एक्साइटेड बिकॉज 2 अच्छी टीम्स। बट आमिर, हम जब बात करते हैं एडन मार्करम की, एज ए कैप्टन जनाब इन्होंने T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 16 मैचेस खेले, 15 विन किए, 92 का इनका रेशो है अभी भी इस वर्ल्ड कप के अंदर। आपको क्या लगता है, व्हाट इज दैट थिंग व्हिच वाज मिसिंग प्रोबेबली इन 2024 वर्ल्ड कप बट व्हिच इज हियर नाउ? आई थिंक मिसिंग कुछ नहीं था, दे वर विनिंग द गेम इजीली। अनफॉर्चुनेट था कि इनके विकेट कीपर बैट्समैन जो थे वो अनटाइमली आउट हुए, उस वक्त उस शॉट की ज़रूरत नहीं थी। और फिर जब मिलर बैटिंग कर रहे थे तो बुमराह के ख़िलाफ़ उन्होंने एक्सपोज कर दिया केशव महाराज को, और केशव महाराज ठीक है बल्ले के साथ उनकी एबिलिटी है, लेकिन वो उस वक्त इतने बड़ा जो इतने अच्छी बॉलिंग कर रहा था बुमराह, उसके लिए अब टू मच हो गया। और वो जो मेरा ख्याल है 6 या 7 गेंद वो ज़ाया हुआ है, उसके बाद जो इक्वेशन थी वो टोटली चेंज होगी। एट वन स्टेज साउथ अफ्रीका वाज विनिंग द गेम ईजिली, और उनको कोई एक्स्ट्रावेगेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली वो एक आई थिंक मोमेंट जो था उनसे मैच जो है काफ़ी दूर ले गया। अदर देन दैट आई थिंक अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें दिस टाइम अराउंड वो टोटली डिफरेंट थिंकिंग के साथ आए हैं। अगर आप उनको देखें कि इतने ज़्यादा वो ऑलराउंडर्स इस टूर्नामेंट में खिला नहीं रहे, स्पेशलिस्ट बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बिल्कुल बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, और उन्होंने अभी जो ऑलराउंडर रखा भी है वो बॉलिंग ऑलराउंडर है जो आउट भी कर सकता है, और उसे वो ऑलराउंडर है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच भी जिताया हुआ है, निचले नंबरों के ऊपर आके प्रेशर को हैंडल करके उन्होंने बैटिंग के साथ मैच जितवाया हुआ है। सो ये चीज़ जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर रही है, इसीलिए दे बीन अनबीटन। और दूसरा ऑलराउंडर उन्होंने जो खिलाया हुआ है इसमें वो है विकेट कीपर बैट्समैन। तो यहाँ पे आके उनका जो बैलेंस ऑफ द साइड है वो जो है वो आपको
बड़ा कॉन्फिडेंस देता है कि साउथ अफ्रीका जो है वो हर मैच में ही आके अच्छा करेगी। बैड डे हर टीम का हो सकता है, लेकिन ये चीज़ उन्होंने अवॉइड करनी है इस वर्ल्ड कप में। सलमान भाई, टॉस कितना अहम होगा? आपको पता है कि ड्यू फैक्टर तो लाजमी है कोलकाता में, और जिस तरह इंडिया ने चेस किया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छा चेस करता आ रहा है इस पूरे इवेंट में। कह लीजिए कि 15 से 20% तो फ़र्क डालेगा टॉस, क्योंकि उस तरह ड्यू नहीं आई जिस तरह अभी तक देखी नहीं हमने। जब वो बगी कैम को चलाते हैं तो टायर्स के ऊपर नज़र आता है आपको कि कितनी गीली है ग्रास, तो वो इतना ज़्यादा नहीं था कि उसकी एंटायरिटी पे मैच डिसाइड हो जाए। तो आई थिंक ये दोनों टीमें काफ़ी क्लोज हैं, दे आर यू नो वेल नेट यूनिट्स, सबकी गेम अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़बरदस्त है इनकी। कोई ऐसे कह लें कि कहीं पे आपको ऐसा झोल नज़र नहीं आता प्लेइंग 11 में कि आप कहीं यहाँ से एक दूसरे को ज़रूर पकड़ सकता है फलाना, लेकिन यह है कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे किसकी चीज़ें ठीक होती हैं ये बहुत मैटर करेगा। टॉस विल येस 15-20% टॉस विल बी यू नो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा आई थिंक कि बॉलिंग में कह लें कि फास्ट बॉलिंग में न्यूजीलैंड ने भी अब बेहतर बॉलिंग की है। जब मैच शुरू हुए थे वर्ल्ड कप के तो उनकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रगल कर रही थी, उन्होंने हर एक के खिलाफ रन खाए। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस हुआ है कम द फाइनल स्टेजेस, तो हेनरी ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हेनरी गए हैं न्यूजीलैंड वापस गए हैं वो, तो अब ये नहीं पता कि वो आते हैं या नहीं आते इस मैच के लिए। तो आई थिंक इफ ही डजंट प्ले तो देन जो न्यूजीलैंड के पास वो डफी है पीछे, ही इज नॉट समबडी जिस पे वो रिलाई कर सके और ही कैन बी टेकन फॉर रन्स। वो कोई इतना बॉलर नहीं है, हेनरी के मुकाबले का उनके पास कोई बॉलर और नहीं है। सो अगर वो नहीं आते वापस तो वो एडवांटेज जो है ना वो ज़रूर साउथ अफ्रीका का होगा, और आई थिंक वो एक्सप्लॉइट हो सकता है, चाहे वो पहले बॉलिंग करे चाहे वो बाद में बॉलिंग करे, क्योंकि हेनरी नए बॉल पे विकेट भी लेते हैं, कैन स्विंग द बॉल बोथ वेज और बड़ी अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करता है। और रिमेंबर ये उनका तीनों फॉर्मेट का बॉलर है हेनरी, सो व्हेन ही गोज देयर इज अ मैसिव डिफरेंस उनकी बॉलिंग लाइन में और दूसरी बॉलिंग लाइन में। जब हम बात करते हैं टीम साउथ अफ्रीका की, आमिर हमने देखा चेस भी किया, उन्होंने बड़े अच्छे से डिफेंड भी किया, बट अगेन कमिंग बैक टू टॉस हमने देखा किस तरीके से इंडिया के जो स्काई हैं ही हैज चॉजन टू यू नो बॉल फर्स्ट, चेजिंग पे वो गए। आज कोई भी टीम अगर टॉस विन करती है, वो डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस मैचेस शुड दे गो फॉर बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग? देखिए जिस तरह स्पिनर्स ने बॉल किया वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर्स ने, उससे लग रहा था कि आल्दो जिस तरह सलमान ने बात की कि ड्यू इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो रहा था। टॉस जो है वो वाइटल होगा, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी। अब वो जो लास्ट मैच हुआ है जहाँ पे इंडिया ने चेज़ किया 190 के बियॉन्ड जो टोटल मिला उनको, और बड़े ईजिली उन्होंने उस मैच को जो है वो ख़त्म किया। उनके ओपनर ने ज़बरदस्त बैटिंग की, कंट्रोल्ड इनिंग्स खेली, कोई उन्होंने आड़ी तिरछी शॉट नहीं मारी, क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स मार के वो अपनी टीम को ऊपर लेके गए। अब पहले बैटिंग करने में ये प्रेशर होगा पिछले मैच का जो रिजल्ट देखने के बाद, ये होगा टीम में सोचेंगी कि हमें अगर 200 के ऊपर इतना आसानी से चेज़ हो गया है, हमें जो है 20 रन या 25 रन ज़्यादा करने पड़ेंगे जस्ट फॉर इंश्योरेंस, और उसमें जो है प्लान्स जो है वो टॉपल हो सकते हैं वाइल बैटिंग फर्स्ट। ये बहुत बड़ा जो है पैरल है इस मैच में, और जो टीम अगर टॉस हारती है और पहले बैटिंग करती है, वो इस चीज़ को जो है वो बी ऑल एंड ऑल ना बनाए कि हमने 225 करना है। पिछले मैच में जो हुआ वो हुआ, अब आपने ये नहीं सोचना कि हमने 25 या 30 रन करने हैं। यू गो बाय 5 ओवर्स, इंक्रीमेंट्स के साथ जाएं। 5 ओवर में क्या सिचुएशन है, 10 ओवर में क्या है, 15 ओवर में क्या है, लास्ट 5 ओवर्स में आप सोचेंगे कि हमने क्या करना है। लेकिन अगर आप लास्ट मैच जो ये खेले हैं न्यूजीलैंड वाले, इनसे आखिरी ओवर्स में इतने ज़्यादा रन्स नहीं हुए। सो इन जो अगर न्यूजीलैंड खेलती है तो बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि इनके ओपनर्स जो हैं वो सिर्फ एसोसिएट मेंबर्स के खिलाफ स्कोर कर रहे हैं। पिछले मैच में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ी सी झलक दिखाई कि ये क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर न्यूजीलैंड ने मैच जीतना है तो इस मैच में, इस पर्टिकुलर मैच में अगर इनके ओपनर्स 8 या 9 ओवर बैटिंग करके दे देते हैं जिस तरह की ये करते हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी। सलमान भाई, जैसे अभी बात हो रही है टिम साइफर्ट और फिन एलन की, हमने देखा है कि ज़्यादा कोशिश इनकी होती है कि स्ट्राइक रेट पर फोकस करें और इसी वजह से अपनी विकेट भी गंवा बैठते हैं। अगर हम एडन मार्करम की बात करें, डिकॉक की, वो ज़्यादा जिम्मेदार नजर आते हैं इस शोबे में। आपको लगता है कि इनको अपनी नेचुरल गेम खेलनी चाहिए या फिर रिस्क की तरफ जाना चाहिए? देखिए, मार्करम का तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन डिकॉक तो कोई इंश्योर नहीं करता कि उसे क्रीज पे रहना चाहिए। बहुत खुला खेलते हैं, कई बार तो लगता है ज़रूरत से ज़्यादा खुला खेलते हैं, बिकॉज अगर वो करेक्ट भी खेले
तो वो इतने कैपेबल बैट्समैन है, उनके पास इतनी रेंज है शॉट्स की और पेस को वो इतना इजीली हैंडल करते हैं कि उनको कोई मसला नहीं होगा. बट समटाइम्स ही इज़ जस्ट टू मैनी शॉट्स ऑल द टाइम, और ये उनको एक अनडू करती है. उनका जो अफादियत हो सकती है उस टीम के लिए वो उस तरह से नहीं है, बिकॉज ही जस्ट प्लेज टू मैनी शॉट्स. सो आई थिंक मार्करम का फ़र्क है, वो पूरा प्लेयर है इन चारों ओपनरों में. वो एक बंदा है कि जो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है और ऐसा लगता है कि इसको ना जल्दी है ना इसने कोई एक्स्ट्रा कोशिश की है, बट स्टिल इज़ एबल टू प्रोड्यूस रन्स एट अ वेरी गुड रेट. बाकी वो तीनों आप समझ लीजिए कि एक जैसे क्लासिफाइड हैं. जो वर्ल्ड कप को आपने इनकी बात की ना पिछले में, उसमें इन्हें बहुत एडवांटेज था क्लासन का. वो आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते थे और क्लीन हिटिंग करते थे, बड़ी स्टेबल बेस थी. फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, मिडिल ऑर्डर में वो बहुत शानदार खेलते थे. अभी कह लें कि उसकी जगह इनके पास टब्स है उस नंबर पे. खेला उसने भी अच्छा है. तो आई थिंक कि साउथ अफ्रीका करंटली जो हमने देखी है उनकी फॉर्म, मेरा ख्याल है कि उनको स्लाइट एज है इस गेम में ओवर न्यूजीलैंड. आई थिंक इट विल बी अ 60-40 गेम, और अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत जाती है देन इट माइट बिकम अ 50-50 गेम. लेकिन टू स्टार्ट विद साउथ अफ्रीका हैव द एज इन दिस गेम.